मुख्यमंत्री अभी मीडिया से रूबरू होंगे, मीडिया को संबोधित करेंगे। सर, सोनिया जी से आज आपकी मुलाकात हुई है, 1 घंटे तक मुलाकात चली है, क्या किन किन मुद्दों पे बातचीत हुई? अच्छी मुलाकात हुई। इतने मुद्दे हैं देश के, आप खुद देख लो किस रूप में आज मुल्क चल रहा है, किस दिशा में देश जा रहा है। देखो अब आप शांत रहो। अब आप लोग शांत हो जाइए, बोल रहे हैं। अगर आप बोलेंगे मेरा मन हो रहा। देखिए कि बहुत अच्छी बातचीत हुई, क्योंकि हालात बहुत गंभीर है देश के। जिस रूप में किस दिशा में मुल्क जा रहा है, किस दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम है। लोकतंत्र खुद ही खतरे में है, संविधान खतरे के अंदर है, क्योंकि कानून का राज जो होना चाहिए जिस रूप में, जब आप जुडिशरी को, जब आप एजेंसियों को, जो इनकम टैक्स हो, ईडी हो, सीबीआई हो, उनका दुरुपयोग करोगे, तो ये जो हम लोग यहाँ बैठे दिल्ली में, उनसे ज़्यादा उनको मालूम जो भुगत भोगी हैं राज्यों के अंदर, जिलों के अंदर, जहाँ राज्य बंद कर दे, जहाँ राज्य सरकारें बीजेपी की है, वहाँ तो अगर आप असहमत हैं तो आप देशद्रोही हो। जिस मुल्क में ये हालत बन जाए, चाहे मीडिया हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे लेखक हो, चाहे पॉलिटिशियन हो, आप असहमति व्यक्त नहीं कर सकते। उनमें टॉलरेंस पावर नहीं है जो होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। सबसे बड़ा गुण लोकतंत्र का ये होना चाहिए कि आप टॉलरेंस पावर रखो। आपका आलोचक क्या कहता है, आपका विपक्षी क्या कहता है, उसके बाद आप फैसला लो। फैसला आपको लेना है। आप उनकी बात सुनने नहीं चाहते हो और देशद्रोही का मुकदमा लगा देते हो, जेल भेज देते हो, ये कहाँ का न्याय है? तो देश के हालात बड़े गंभीर है, तो चिंता लगी हम लोगों को। आज मैं मुख्यमंत्री हूँ, पर आज आप बताइए कि मुख्यमंत्री के रूप में मेरा कर्तव्य बनता है कि हालात जो है उनसे मैं वाकिफ करूँ मेरे नेता को, इसलिए मैं आया हूँ। हालात बड़े गंभीर बने हुए हैं, चिंताजनक हैं। पेट्रोल डीजल के दाम, गैस के दाम बढ़े हैं। आम जनता इतनी गहरे जा नहीं सकती है। केंद्र सरकार को चाहिए कि वो राज्य सरकार को मदद करे, फाइनेंशियली इमदाद करे, फाइनेंशियली मजबूत हो। अल्टीमेटली विकास कहाँ होता है? गांव में होता है, जिलों में होता है, राज्यों में होता है, वो राज्य सरकार करती है। तो केंद्र सरकार को चाहिए वो राज्यों को उल्टा इमदाद करे, मजबूत करे, जिससे कि देश का विकास हो। देश का विकास तब होगा तब राज्य सरकारें विकास के अंदर पूरी तरह भागीदारी निभाएगी अपनी। उल्टा हो रहा है, लूट मचा रखी पूरे मुल्क के अंदर। इन लोगों ने लूट मचा रखी है पूरी। आपका एक्साइज जो लगती है पेट्रोल की, डीजल की, और आपका ले लिया इन्होंने गैस को भी। आपको जान के हैरानी होगी, जो एक्साइज ड्यूटी में हिस्सा मिलता था राज्यों को, उसको कर दिया, मान लीजिए 100 रुपये से 10 रुपये भी ले आए इसके, जिन्हें हिस्सा उनको नहीं मिल पाए। उस पैसे को शिफ्ट कर दिया एडिशनल एक्साइज ड्यूटी में। और एडिशनल एक्साइज ड्यूटी एक, स्पेशल एक्साइज ड्यूटी 2, और एक सेट लगा दिया एग्रीकल्चर पर। वो पैसा जो होना चाहिए था राज्यों को बंटवारा वाला, उसको सिर्फ उधर कर दिया। उनमें से पहले कुछ 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। अभी साल भर में इन्होंने बढ़ाया होगा 25-30 रुपये, 5 रुपये 10 रुपये कम कर दिया। वाह लूटना चाहते हैं। फिर राज्यों में दबाव दे रहे हैं कि आप लोग कम करो। सबको मालूम होना चाहिए जितना कम ये करेंगे उसके रेशियो में स्वतः ही राज्यों का पैसा कम हो जाता है। क्योंकि राज्य के टैक्स जो लगता है वो लगता है, टोटल कितना टैक्स लग रहा है दिल्ली के अंदर, केंद्र में, उस पर टैक्स वैट लगता है। अब मान लीजिए पहले मैंने 10 महीने पहले 2% कम किया अपना आप ही,
उसको किसी राज्य ने नहीं किया था, मैंने अकेले नहीं किया था। वो हमें सलाह दे रहे हैं केंद्र सरकार वाले। अमित शाह जी खुद का फ़ोन आया मेरे पास कि भाई आप कम कीजिए। कैबिनेट सेक्रेटरी का फ़ोन आया हमारे चीफ सेक्रेटरी के पास में कि आपके यहाँ वेट कम होना चाहिए। उनको पूछो 2 बार हमने कम अपनी मर्जी से किया था, अपने पब्लिक के इंटरेस्ट में किया था। अभी जब आपने कम किया 5-10%, उसे 1800 करोड़ का हमें और कम हो गया हमारा अपना आप ही, उसी अनुपात में कम अपना हो जाता है। हम इनसे मांग कर रहे हैं कि आप 10% और कम करो पेट्रोल के अंदर, 15 रुपये कम करो डीजल के अंदर, उससे 3500 करोड़ और हमारे कम होंगे राज्य के, राजस्थान राज्य के। वो हमें मंजूर है। हम खुद चाहते हैं पब्लिक को राहत मिले, महंगाई कम हो। बजट हमारे बन गए हैं। अब अगर हम लोग इनके कहने से जब चलते जाएंगे तो वो तो डिस्टर्ब होना ही होना है। दूसरा, एक विश्वास दिलाया देशवासियों को, भविष्य के अंदर अब पहले की तरह जो रोज बढ़ते थे पैसा, वो कंपनी नहीं बढ़ाएगी। ये गारंटी सरकार ले, भारत सरकार ले कि कंपनी रोज 15, 35 पैसे, 40 पैसे बढ़ा रही थी, बढ़ाते बढ़ाते 115 रुपये तक लेकर आ गई थी। वो अब भविष्य में नहीं होगा। ये केंद्र सरकार को विश्वास दिलाना चाहिए देश को, देशवासियों को, तब महंगाई कम होगी। अभी सब क्या सोच रहे हैं कि हम अगर कम भी कर देंगे पैसा और वापस बढ़ना शुरू हो जाएगा तो हमारा क्या होगा। तो महंगाई जितनी कम होनी चाहिए वो हो नहीं पा रही है, ना हो पाएगी। ये तमाम बातें बहुत बड़े इश्यू बने हुए देश के अंदर, इसलिए हम चिंतित हैं। तो हम अपने नेता को कह रहे हैं कि भाई ये हालात देश के हैं, उनको मालूम है, क्योंकि सोनिया गांधी जी वो नेता हैं जो देश की समस्याओं की नब्ज पे हाथ रखती है हमेशा। इसीलिए जब यूपीए गवर्नमेंट बनी थी वो ऐतिहासिक काम हुए हैं जो कोई सोच नहीं सकता। आज नरेगा है, नरेगा ने देश को बचा लिया, वरना कोरोना के अंदर कितने लोग मर जाते, कोई सोच नहीं सकता था। गांव गांव में काम खुल गए क्योंकि कानून बना के अधिकार दिया है रोजगार का, नरेगा के अंदर, महात्मा गांधी नरेगा के अंदर। RTE एजुकेशन का राइट मिल गया देशवासियों को, गरीबों को, वो प्राइवेट स्कूलों में भर्ती हो सकते हैं। खाद्य सामग्री एक्ट बना दिया, कहा 1 रुपये किलो, 2 रुपये किलो गेहूँ, 3 रुपये किलो चावल मिल रहे हैं। राज्य सरकार उसको 1 रुपये किलो दे रही है, फ्री दे रही है। तो कहने का मतलब जो शानदार काम यूपी गवर्नमेंट हुआ था उसको तो हमारे CNAG ने, मिस्टर रॉय ने, विनोद राय ने षड्यंत्र के अंतर्गत जिस प्रकार से अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं, अब माफ़ी मांगते फिर रहे हैं वो CNAG हमारे उनसे संजय निरूपम जी है। इनको पूछो आपकी इतनी बड़ी पोस्ट है देश की, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, वो बहुत बड़ी पोस्ट है, प्रोटोकॉल के अंदर बहुत ऊपर आती है वो। उस व्यक्ति ने देश को बर्बाद कर दिया जिस रूप में 1,76,000 का घोटाला हो गया। वो 2G स्पेक्ट्रम कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया, कोलगेट कहाँ चला गया, वो कहाँ चला गया। तो ये जो स्थिति बनी है देश के अंदर, उससे पूरा देश डिस्टर्ब है। पोल खुल रही है इनकी, पोल खुल रही है इनकी। यूपीए गवर्नमेंट को बदनाम करके सत्ता में आ गए लोग। अब धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर अगर आप देश में बंटवारा करोगे तो मैंने कहा देश किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जाएगा, ये मैं क्यों कह रहा हूँ। अगर आप धर्म के नाम पे ढकेलोगे लोगों को, कब तक ढकेलोगे आप। चलो जी, इस प्रकार से अगर देश चलेगा तो चुनाव जीतना एक बात है, पर देश चलाना मुश्किल हो जाएगा। ये मैं कह रहा हूं। एक छोटा सा सवाल है कि कल आपने प्रियंका गांधी से मुलाकात की, आज सोनिया गांधी से मुलाकात की, तो देश और लोकतंत्र के खतरे के अलावा राजस्थान के मंत्रिमंडल विस्तार, राजनीतिक नियुक्तियों, इन पर भी कोई बातचीत हुई क्या। ये तो देखिए, तो जब कभी हम लोग मिलते हैं, अजय माकन जी हमारे जनरल सेक्रेटरी भी हैं, वेणुगोपाल जी संगठन महामंत्री हैं, प्रियंका जी भी उस वक्त में बड़ी भूमिका अदा की थी। वे सब लोग एकजुट रहो। तो हम तो जब कभी मिलते हैं तो चर्चा होती रहती है, पहले भी होती रही है। पर मैं आप सबसे आग्रह करूँगा थोड़ा सब्र रखें, आप लोग थोड़ा सब्र रखें। मीडिया वाले चला चला के इतनी न्यूज़ें देते हैं बड़ा बड़ा करके कि और डेट घोषित कर देते हैं, जो डेट मुझे नहीं मालूम होती है। अखबार पढ़ता हूँ मैं कि इस तारीख को, 28 तारीख को रिसफल हो रहा है। तो ये सपना कैसे आता है। सर आप क्लियर कर दीजिए ना कि होगा कि नहीं होगा, होगा तो कब होगा। नंबर 2, होगा कि नहीं होगा। राहुल गांधी से हमारी मुलाकात ही नहीं होती है। 16 तारीख को जब मैं आया था तो मेरी मुलाकात ही नहीं हुई उनसे। और अखबार के लोग लिखते हैं राहुल गांधी ने अशोक गहलोत को डांट बढ़ा दी,
राहुल गांधी उसकी तरफ भी देखा। राहुल गांधी ने ये सुझाव दे दिए, जब राहुल गांधी मीटिंग में नहीं है, मिले ही नहीं हम लोगों से, कैसे सकते हैं? ये कमेंट्री कैसे आ सकती है? भाई कोई अंदर वीडियो लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए, क्या होता है? इतनी क्रेडिबिलिटी मैं समझता हूँ मीडिया वालों ने आग्रह करूँगा। मैं तो मेरा बचपन से मीडिया फ्रेंडली रहा हूँ, और मीडिया उसके बाद में ही अगर इस प्रकार की स्टोरी देगा तो मीडिया की क्रेडिबिलिटी कम होती है। अब होगा कि नहीं सर मंत्रिमंडल विस्तार, ये बताइए ना सर। क्या मुलाकात में क्या अब होगा कि नहीं? कैबिनेट रिशफल होगा या नहीं होगा, सिर्फ हाँ या ना इसमें होगा, जवाब और दे होगा दीजिए तो सर। कब होगा? देखिए, तो हाईकमान तय करेगा कि कब रिशफल होना है। हमने छोड़ दिया हाईकमान पर। जो मुझसे इंक्वायरी की गई राजस्थान के बारे में, मैंने ब्रीफ कर दिया है, सब बातें ठीक है। और अजय माकन जी हमारे महामंत्री आते रहते हैं वहाँ पर, उनको सारी जानकारी वहाँ पर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करेंगे, राहुल गांधी से बात करेंगे, वेणुगोपाल जी और सब मिलके आपस में जो बातें हुई है उसके आधार फैसला वो लेंगे, वो हम सबको मंजूर होगा। हम चाहते हैं कि राजस्थान में गुड गवर्नेंस चल रही है, बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। तीसरे चौथे नंबर पर बीजेपी को भी आई है कि बाई इलेक्शन में 50 साल के अंदर और जमान जब्त होगी बीजेपी की। तो अब उनके मुंह पे ताले लग गए हैं। सवाल यही है, पहले क्या क्या बोल रहे थे हमारे बारे में, जब ये सब इतनी बढ़िया काम सरकार कर रही है तो इसमें छेड़छाड़ की जरूरत नहीं लगती है आपको? कोई विस्तार की जरूरत नहीं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं आप, चुनाव भी जीत रहे हैं, तो जरूरत क्या है? नमस्कार, थैंक यू सो मच सर। रामनिवास जी, हम लोग अभी और देखेंगे, आपको लग रहा है? तो ये थे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। हमने सुना वो किस तरीके से निशाना साध रहे थे केंद्र सरकार पर। उन्होंने यूपीए के कार्यकाल को याद किया और कहा कि यूपीए की जो कामयाबी थी, हमारे संवाददाता मनोहर लगातार जुड़े हैं। मनोहर, जो महत्वपूर्ण सवाल था उसको कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत टाल गए। बिल्कुल कमरुद्दीन, जो सीधा सवाल था उनसे कि मंत्रिमंडल कब हो रहा है, और इसके लिए जो आपने कोई डेट बताई है तो वो साफ तौर से टालते हुए नज़र आ रहे हैं कि अभी तक आला कमान जो आदेश जारी करेगा, हमने उनको सारी रिपोर्ट दे दी है, वो जो भी तारीख तय करेंगे उसके अनुसार हम यहाँ राजस्थान में जो आगे काम करेंगे। और जो खास तौर से अजय माकन को उन्होंने कहा है कि जो प्रदेश प्रभारी है उनका जिस तरीके सोनिया गांधी और केसी वेणुगोपाल से डिस्कशन होगा और चर्चा होगी, उसके बाद जो भी निर्णय लेंगे आला कमान उसके अनुसार हम जल्दी फैसला लेंगे, और जो उनका आदेश होगा वैसा ही हम कर लेंगे। जी, लेकिन एक बात और मनोहर की, उन्होंने कहा कि सब्र रखें, बहुत जल्द हो जाएगा। ये भी एक संकेत है कहीं ना कहीं कि जल्द हो सकता है सूची जारी हो। बिल्कुल कमरुद्दीन, जिस तरीके से उन्होंने उनका जो व्यवहार रहा है, जिस तरीके से अशोक गहलोत का अपना एक जो रुतबा है उस हिसाब से वो जो अंदाज में बात करते हैं उनका अंदाज है, और कभी भी वो जो चीज़ मैच्योर नहीं हो जाती उससे पहले कभी भी किसी तरीके से कोई खुलासा नहीं करते। तो वही आज कहते हुए कि जब तक आलाकमान जो है हिंट नहीं दे देता मंत्रिमंडल विस्तार का और वहाँ पर फाइनल जो है चीज़ नहीं हो जाती, तब तक जो है वो नहीं कर पाएंगे। तो अभी तक साफ तौर से ये कहते हुए कि आलाकमान का जिस दिन से जो एक इशारा हो जाएगा उस दिन हम जो है आगे का काम कर लेंगे। जी, तो इंतज़ार करना होगा कि आला कमान का आखिर इशारा कब होगा, कब आला कमान की हरी झंडी मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोहर, अपडेट देने के लिए।